नमस्कार, 10 बजने को और बिहार के तमाम अहम और बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त पटना से आ रही है। नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल पर फैसला लिया जाएगा। 15 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और जानकारी यह भी मिल रही है कि अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने का प्लान भी बनाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अधिकारियों को सिर्फ प्रशासक बनाया जाएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है पटना में और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल पर भी फैसला लिया जाना है और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अहम फैसला आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में होगा। 15 जून को जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब अधिकारियों को प्रशासकीय भूमिका देने का प्लान नीतीश सरकार ने बनाया और आज इस खबर पर मुहर भी लग सकती है। कैबिनेट का अहम फैसला होने वाला, आज मीटिंग होने वाली है कैबिनेट की और इस पर मुहर लग सकती है। पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम बैठक आज नीतीश कैबिनेट की और इस बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और कार्यकाल पर यह बड़ा फैसला लिया जाएगा। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है और जानकारी यह मिल रही है कि इनको सिर्फ प्रशासकीय भूमिका देने का प्लान बनाया गया है। अधिकार बहुत ज्यादा इनको नहीं दिया जाएगा। और देखिए, समय पर चुनाव संभव नहीं है क्योंकि पंचायत चुनाव टलता रहा है। इससे पहले हम आपको बताया ईवीएम पर गतिरोध के कारण चुनाव टला और बाद में कोरोना के संक्रमण की वजह से लगातार चुनाव टला। अब समस्या देखिए तो बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कैसे गतिरोध रहा। पहले ईवीएम पर गतिरोध रहा, उसके बाद चुनाव टाल दिया गया, बाद में कोरोना के कारण चुनाव टला। क्योंकि चुनाव टलता रहा, विकल्प की तलाश में है सरकार। बरसात के कारण अगले 3 महीने चुनाव संभव नहीं है, कहीं से भी चुनाव हो ऐसा लग नहीं रहा है। और 15 तारीख यानी 15 जून को 2.5 लाख प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। तो बिहार में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सका और अब ये नया फैसला नीतीश कुमार आज ले सकते हैं अपने कैबिनेट की मीटिंग में। पंचायतों में अधिकारी कैसे पावर में होंगे, आज चलिए ये भी आपको बताते हैं। तो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक देखिए 15 जून के बाद अधिकारियों को सरकार जिम्मा दे सकती है। इसके अलावा डीडीसी, बीडीओ और पंचायत सचिव प्रशासक बनाए जा सकते हैं। जिला परिषद का संचालन उप विकास आयुक्त करेंगे। वहीं प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति का संचालन का जो जिम्मा होगा वो बीडीओ के हाथ में होगा। ग्राम पंचायत का संचालन पंचायत समिति सचिवों के जिम्मा होगा। अधिकारी प्रशासक बनेंगे लेकिन नई योजना नहीं ला सकते, यानी नई योजना लाने का अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा। चालू योजनाओं को चलाने लायक आर्थिक शक्तियां ही रहेंगी, यानी जो प्रेजेंट में योजना चल रही होगी उसे चलाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है उन्हें। और देखिए, अधिकारियों को जिम्मेदारी देने के लिए सरकार क्या करेगी, अब यह भी जान लेते हैं। दरअसल पंचायत चुनाव टालने पर कार्यकाल बढ़ाने का कानून बिहार में नहीं है, यह कानून बिहार में है ही नहीं। इसे देखते हुए सरकार कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पास करेगी। इसके बाद राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी किया जाएगा और जब तक चुनाव नहीं होंगे अध्यादेश के हिसाब से काम चलता रहेगा। और देखिए, वहीं एक बार चुनाव हो जाने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियां कायम रहेगी। यह भी सरकार ध्यान में रख रही है, उनकी शक्तियां कम ना हो, इसका भी ध्यान सरकार रख रही है और ऐसे इस तरीके से काम होगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ तैयारी है? प्रशासकीय अधिकारियों को ताकत दी जाएगी, जिम्मेदारी दी जाएगी क्योंकि कार्यकाल पंचायत के जो प्रतिनिधि उनका खत्म हो रहा है। देखिए अनूप, सबसे बड़ी बात है कि इस फैसले का इंतजार सभी को है, चाहे वो 2.5 लाख जनरेटी की बात कर ली जाए या बिहार के जो आवाम है, सभी ये आज जानना चाहते हैं कि नीतीश कैबिनेट के बैठक में जो है वो क्या फैसला होता है पंचायत चुनाव को लेकर के। फिलहाल जो तस्वीर है वो यही है कि पंचायत चुनाव जो है
वो फिलहाल संभव नहीं है। तो ऐसे में जो दूसरा विकल्प है वो अधिकारियों को जो है पंचायत प्रतिनिधि को जो शक्तियाँ दी गई हैं उसको उनको देने का, तो अधिकारियों को जो है वो जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने भी कही है, और यही बात जो है जो हमारे जो वरीय अधिकारी हैं उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि भले ही अधिकारियों को जो है वो जिम्मेदारियाँ दे दी जाएगी, लेकिन उनके पास जो है नई योजनाओं का कोई जो है करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी भी जो है ताकत वो कम नहीं होगी। तो एक साथ कह सकते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का भी ख्याल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रख सकते हैं, नीतीश सरकार रख सकती है। दूसरी तरफ जो है वो पंचायत प्रतिनिधि का चूंकि सेवा काल जो है वो 15 तारीख तक ही सीमित है, तो ऐसे में उसके आगे जो है वो किसी तरह का जो है एनआरके ना फैले, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार है वो अधिकारियों को जिम्मेदारी दे सकती है और अधिकारियों से जो है जवाब तलब भी करेगी अगर उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी। अमित, आप भी ये कह रहे हैं कि कोई नई जो योजना है उसको अधिकारी लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि शक्तियों का, अधिकारों का हनन हो सकता है जो पंचायत के प्रतिनिधि उनका। तो क्या ये मान लिया जाए कि 3 महीने तक, यानी 3 महीने तक चुनाव नहीं होंगे तो 3 महीने तक कोई नई योजना लागू नहीं होगी? देखिए बिल्कुल अनुप, चूंकि अभी ऐसे ही जो है मानसून है और मानसून के दौरान जो है वो अधिक नई योजनाएं जो है इम्प्लीमेंट नहीं कराई जाती है। पंचायत में खासतौर पर अगर बात की जाए तो जो पहले से जो योजनाएं चल रही है उस पर जो है इम्प्लीमेंट कराना होगा अधिकारियों को, उनको पूरा करना, उनके लक्ष्य को जो दिए गए हैं जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। पंचायत प्रतिनिधि जो है उनमें कहीं न कहीं जो ढीलापन रहा जिस कारण से काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए, तो ऐसे में ये काम जो है वो अधिकारियों को करना होगा और अधिकारियों पर एक साथ कई जिम्मेदारी होगी। मानसून के दौरान जो है वो लोगों को जो है मदद पहुंचाने से लेकर के योजनाएं जो है वो धरातल पर लाना, तो ये एक बड़ा काम होगा जो अधिकारियों को करना होगा और ये साबित भी करनी होगी कि जो राज्य सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। क्योंकि अभी पंचायत चुनाव संभव नहीं है तो ऐसे में दूसरा विकल्प जो है वो अधिकारियों को बिल्कुल, तो विकल्प के तौर पर बिहार सरकार इस योजना को लागू कर सकती है, अधिकारियों को अधिकार दे सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कैबिनेट की बैठक में सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर फैसला ले सकती है। हालांकि आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए तो अच्छी बात होगी। वहीं जेडीयू को भी कुछ बेहतर फैसले की उम्मीद है। जनतंत्र में जनप्रतिनिधियों का विकल्प अधिकारी नहीं हो सकते, इस बात का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए तत्काल, क्योंकि 15 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं। इसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ सख्त निर्देशों के साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायतों के विकास में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। बिहार सरकार को चाहिए कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल तब तक बढ़ाए जब तक कि अगला चुनाव न हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और सरकारी अधिकारी पदाधिकारियों के हाथ में पंचायतों के विकास की जिम्मेदारी जाती है, ऐसी स्थिति में पैसे का बंदरबाट होगा। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था की भागीदार है। ऐसे में बिहार सरकार अगर निर्णय लेती है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सके ताकि कोविड की इस चुनौती के दौर में योजनाओं को जमीनी धरातल पर ले जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, तो ये एक अच्छा कदम होगा। 15 जून को पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, बहुत सारे एजेंडों पर मुहर भी लगेगी। इस मामले पर भी फैसला हो सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के हित के लिए शुरू से फैसले लिए हैं और इस मामले पर भी किसी निर्णय तक सरकार पहुंच सकती है। खबर गोपालगंज से, जहां लॉकडाउन का मजाक उड़ाते एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो कुचायकोट के उचका गांव का बताया जा रहा है, जहां पंचायत चुनाव से पहले प्रचार के लिए ऑर्केस्ट्रा में जमकर ठुमके लगे। इतना ही नहीं, एक शख्स ने डांस के दौरान पिस्टल भी लहराकर हवाई फायरिंग की। गनीमत यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। फायरिंग करने वाला शख्स जिला परिषद पद पर उम्मीदवारी का दावा ठोकने वाला बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान बिहार में एम्बुलेंस को लेकर भी विवाद लगातार बना हुआ है।
बक्सर और छपरा के बाद अब सिवान में एम्बुलेंस को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने सिवान में खरीदी गई एम्बुलेंस में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सिवान जिले में एमएलए और एमएलसी फंड से करीब 10 एम्बुलेंस की कुछ दिन पहले ही खरीदारी की गई। कुछ एमएलसी टुन्नाजी पांडे के फंड से है एम्बुलेंस, तो कुछ पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और व्यासदेव प्रसाद के फंड से एम्बुलेंस लिए गए। अब इस मामले में रघुनाथपुर के पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने कहा कि एक एम्बुलेंस की ऑन रोड कीमत 7 लाख रुपए है, जिसे 22 लाख बताया गया, यानी एक एम्बुलेंस पर 15 लाख रुपए की हेराफेरी की गई। आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक ने सीएम, गृह सचिव और डीएम को खत लिखकर इसकी जानकारी दी है। वही खबर यह है कि सीएम ने जांच के लिए आदेश भी दिए हैं, जिसके बाद डीएम ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया है। अब इसकी जांच शुरू हो गई है। बिहार के अधिकारी बिहार के मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, यह कहना है बिहार के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह का। हमारे साथ मौजूद है विक्रम कुंवर, बात करते हैं इनसे। विक्रम कुंवर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिहार के अधिकारी जो है वो बदनाम कर रहे हैं मुख्यमंत्री को? देखिए, मुख्यमंत्री अच्छे अच्छे योजनाओं को चला रहे हैं बिहार में, लेकिन धरातल पर ये अफसर लोग हैं तानाशाह बन करके काम कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, मेरे यहाँ एम्बुलेंस खरीद हुआ, जिस एम्बुलेंस का दाम 7 लाख रुपया है वो 21,80,000 में खरीदा गया। जो ऑलरेडी एम्बुलेंस में जो सामान चाहिए वो लगा हुआ मिलता है, उसका अलग से पुनः पैसा दिया गया। ये अफसर लोग तानाशाह हो गए हैं, किसी का सुन नहीं रहे हैं इसलिए हमने विधायक मत में मुख्यमंत्री विकास योजना में जो हमारे जिले में एम्बुलेंस खरीद में घोटाला हुआ है वो हमें प्रमाण के साथ मुख्यमंत्री को दिया। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 26 को मैंने उनको मेल किया, 27 को डीएम के यहाँ, 28-29 तक डीएम ने टीम बना करके जांच कराने का काम शुरू कर दिया है। इस घोटाले में उस कंपनी को ये घोटाला दिया गया है, उस एजेंसी को ये काम दिया गया है। सरकार ने जीएम पोर्टल को कहा था, उसे नहीं दे करके जल नल में पाइप सप्लाई करने वाले को से एम्बुलेंस का सप्लाई लिया गया। जो जनप्रतिनिधि लिखे हैं वो भी, और जिन अफसरों ने पैसा लिया है वो, इन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए और वही व्यवहार होना चाहिए जो लालू यादव के साथ हुआ है। ये विक्रम कुंवर है, इनका कहना है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये जो है प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इनका सीधा आरोप है कि जो अफसर हैं और जो नेता है उस इलाके के जो प्रतिनिधि हैं, सभी ने मिल बैठ कर है बंदरबाट किया है एम्बुलेंस के नाम पर। जो एम्बुलेंस 7 लाख के करीब में तैयार हो जाता है उसे 21 लाख से अधिक राशि देकर के बनवाया है और इस घोटाले को उजागर किया है इन्होंने। और उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएंगे और जांच करा करके दोषियों को सजा देंगे। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और मामले के सामने आने के बाद बीजेपी एमएलसी टुन्नाजी पांडे ने कहा कि उनका काम अनुशंसा करना है। अगर घोटाले की बात सामने आ रही तो इसकी जांच की जाएगी। गाड़ी के दाम आप बता रहे होंगे 7 लाख से 6 लाख 8 लाख। उस गाड़ी में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी में जो स्टील का एथी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना क्या रेट है नहीं है। ये तो परचेज द्वारा योजना आयोग द्वारा किया जाता है, उसमें जनप्रतिनिधि का क्या हाथ है? जनप्रतिनिधि तो सिर्फ अनुशंसा करता है। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। और एम्बुलेंस की खरीद को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या 7 लाख के एम्बुलेंस का बिल 22 लाख बन सकता है? आखिर ये बना तो बना कैसे? सवाल बेहद लाजमी। 7 लाख के एम्बुलेंस का बिल 22 लाख कैसे बन गया? बिल पर बिना जांच किए अधिकारियों ने आखिर साइन कैसे कर दिया? सवाल यह भी कि क्या एम्बुलेंस का सही इस्तेमाल हो रहा है? और सवाल यह भी कि जो इक्विपमेंट्स की बात कही जा रही है, उपकरण की बात कही जा रही है, क्या सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो एम्बुलेंस में लगे हैं या फिर नहीं? और सवाल यह भी कि अगर एम्बुलेंस छोटा है तो उसमें बड़े इक्विपमेंट्स क्यों लगाए गए हैं?
क्या पूर्व विधायक के लगाए गए आरोपों की जांच होगी? तमाम सवाल हैं जो सीवान में एम्बुलेंस घोटाले के बाद तेजी से उठ रहे हैं। और देखिए, बिहार में एम्बुलेंस विवाद कब कब हुआ ये भी जान लेते हैं। सारण में सांसद राजीव प्रताप रूडी के कार्यालय में बगैर इस्तेमाल के खड़ी एम्बुलेंस पर विवाद हुआ। फिर राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पर यह आरोप लगे कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में चौथी बार एक ही एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और उसके बाद सिवान में एमएलए और एमएलसी फंड के तहत एम्बुलेंस की खरीद में घोटाले के आरोप लगे हैं। और पहले आई बाढ़ की तबाही से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि एक बार फिर बाढ़ की आहट ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाके के सैकड़ों ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में तेज आंधी और भारी बारिश के बीच एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी से गोपालगंज के दियारा इलाकों में एक बार फिर बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों के चेहरे पर दहशत साफ देखा जा सकता है। पानी बढ़ने के साथ ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अब अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगहों पर पलायन करने लगे हैं। ट्रैक्टर, जीप पर सामान लदा हुआ है। बाढ़ की आशंका से लोगों में घबराहट है। ये तस्वीर सदर प्रखंड के खाप, मकसूदपुर और जगरी टोला गाँव की है। इस गांव के निचले इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या फिर किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान की ओर लगातार पलायन कर रहे हैं। गांव के सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। दिन रात लोग ट्रैक्टर से और अन्य संसाधनों से अपना सामान ढोने में लगे हैं। हमने के बाढ़ के वजह से हमने के अपन जातन छा रिश्तेदारी में रहन छा। तो कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? पूरा गाँव के लोग खाली कर दिया गाँव। अब हमनी का निशा जो पूरा गाँव में लोग खाली कर दिया बाढ़ की वजह से। तो कैसे जा रहे हैं? सब सामान वगैरह लेके गाड़ी उड़ी करके अपन जाता निशा। कितना लोग अब तक गांव से जा चुका होगा? 100 गाड़ी से ऊपर लोग ले गए सामान अपन। हम लोग जा रहे हैं गोपालगंज नहर के पास। क्यों जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं बाढ़ के चलते। नदी में पानी बढ़ने लगा है। पानी बहुत बढ़ रहा है। सारा सामान लेकर जा रहे हैं? सामान अपना ढो रहे हैं, ऊंचासी जगह लेकर जा रहे हैं। मानसून आने में भले ही अभी कुछ दिन देर हो, लेकिन साइक्लोन यास और ताउते की वजह से बारिश के बाद गंडक का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में गंडक के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में खौफ है। लोगों को लगता है कि फिर अगर बाढ़ आती है तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हर साल इन्हें बाढ़ की त्रासदी और कटाव का दंश झेलना पड़ता है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ संभावित इलाकों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर चले आएं, ताकि जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। गोपालगंज से न्यूज 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में लोगों को रोजगार मुहैया कराने और पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लोग अपनी जमीन पर पौधा लगा सकते हैं और इसके एवज में सरकार उन्हें रोजगार मुहैया कराएगी। सरकार ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत सड़क, तालाब और निजी जमीन पर वृक्षारोपण पर फोकस किया जाएगा। निजी जमीन पर लगाए गए पौधों की सुरक्षा के लिए मदद की जाएगी। साथ ही हैंडपंप और पटवन की सुविधा भी दी जाएगी। हर पौधे की देखरेख के लिए वृक्षारोपण से अगले 5 साल तक हर महीने 8 दिन की मजदूरी मनरेगा योजना से दी जाएगी। सरकार ने तय किया है कि 200 पेड़ लगाने पर इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। देखिए, बिहार में मनरेगा योजना से इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख पौधे लकड़ी वाली होगी और 50,000 पौधे फलदार लगाए जाएंगे। और विशेष तौर पर जो हमारे बिहार के किसान हैं और अपने खेतों में अगर लगाना चाहते हैं तो उनको हम पौधा भी देंगे। उनको देख रेख करने के लिए 3 दिन पर हम 198 रुपये के हिसाब से उनके खाते में भी भुगतान करेंगे। उसको पटवन के लिए चापाकल भी लगा देंगे। उनके रक्षा के लिए घेराबंदी भी करा देंगे। इधर नवादा में उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। अकबरपुर के
माखर गांव से पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें तहखाना बनाकर 123 कार्टन विदेशी शराब रखी गई थी। इसके अलावा राजौली में एक मिनी ट्रक से 129 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। कुल 252 कार्टन शराब इस कार्रवाई में पुलिस ने बरामद किया है। अकबरपुर में उत्पाद विभाग ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया। जब्त तो शराब की बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। रजौली जांच चौकी पर 129 कार्टून धराया है, 1148.4 लीटर। अकबरपुर थाना के माखर में 123 कार्टून धराया है, वो है 1094.7 लीटर। दोनों का मूल्य बाजार में लगभग 25 से 30 लाख रुपये होंगे। इधर नालंदा के बिहार शरीफ अनुमंडल में उत्पाद विभाग की टीम ने 40 लाख रुपए की शराब बरामद की। दीपनगर के कंचनपुर गांव के पास करीब 300 से ज्यादा विदेशी शराब के कार्टन बरामद हुए। एक ट्रक और एक गैस पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। बाजार में जब्त शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से भाग निकले। नवादा के फतेहपुर स्थित पटना रांची NH 31 के समीप 1990 में एक रेफरल अस्पताल की नींव तत्कालीन सीएम बिंदेश्वरी दुबे ने रखी थी, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते आज तक लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई। देखिए हमारे सहयोगी अनिल विशाल की रिपोर्ट। इस पूरे कोरोना काल के दौरान लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत चिकित्सीय सुविधा की मिली और अस्पताल की कमी रहने के कारण लोगों को कई प्रकार की समस्या से जूझना पड़ा। पूरे बिहार में यह समस्या देखी गई और खासकर नवादा में भी इसे अछूता नहीं है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना NH 31 किनारे फतेहपुर की, जहां किसी ज़माने में यह रेफरल अस्पताल बनाने का काम शुरू हुआ था। भवन भी तैयार कर लिया गया था। उस समय 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे के द्वारा इस अस्पताल की नींव रखी गई थी, मगर आज तक यह अस्पताल शुरू नहीं हो सका। इस अस्पताल को शुरू करने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है सर कि 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की बेटी और दामाद रांची से पटना जा रहे थे, जिसमें बरेऊ के समीप सड़क दुर्घटना हुई और दोनों की मौत हो गई। इससे मुख्यमंत्री काफ़ी आहत हुए और उन्होंने पटना रांची राजमार्ग के फतेहपुर स्थित के नज़दीक एक रेफरल अस्पताल की नींव रखी। प्रशासन द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई, जिसके कारण आज तक ये अस्पताल चालू नहीं हो सका। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।